बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स की पढ़ेंगे, जो कि हमने एंटी डायबिटिक्स ड्रग के बारे में कुछ डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आप लोग पिछले स्लाइड देख सकते हैं, ये हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, जो कि फार्माकोलॉजी 2 का प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो उसमें से हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ डायबिटीज़, डायबिटीज़ किस चीज़ को कहते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बताया, फिर कुछ ड्रग्स के बारे में बताया। ठीक है, तो उस ड्रग्स की क्लासिफिकेशन अब किस बेस पे हो गई है, एक होती है पेरेंटल क्लासिफिकेशन, एक होती है ओरल ड्रग या ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बारे में आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। अच्छा स्टूडेंट्स, पेरेंटल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे साथ इंजेक्शन के थ्रू एंटर करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, तो उसको हम कहते हैं पेरेंटल ड्रग। ठीक है, तो पेरेंटल ड्रग्स में हमारे साथ कुछ ड्रग्स हैं जो कि एंटी डायबिटिक के लिए हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन उसमें से है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ना, ये आप लोग देख सकते हैं बहुत कॉमन ड्रग है, जो कि हर कोई जानता है। जितने भी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उसमें इंसुलिन की यूज़ हमेशा होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें इंसुलिन प्रिफेयर नहीं होती, जब अपने इंसुलिन प्रिफेयर नहीं होती तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसुलिन उसमें इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, और उसको हम कहते हैं इंसुलिन, जो कि पेरेंटल ड्रग है। ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1, ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 जो रिसेप्टर एगोनिस्ट है, तो उसमें से 2 टाइप ऑफ ड्रग्स है। एक है एक्जिनेटाइड। एक्जिनेटाइड जो है ना, ये एक्चुअली पॉइजन्स होते हैं, यानी जहर से बना हुआ होता है। ठीक है, अगर आप लोग देख ले तो हर एक मेडिसिन जो है ना वो जहरीली होती है, लेकिन जहर को हम कम मकदार में लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, तो जो एक्जिनेटाइड है ये एक्चुअली तैयार होती है पॉइजन से, यानी जहर से ये तैयार होती है, और ये इतनी मकदार में हमें दिया जाता है जो कि हमारे बॉडी में क्या करे, मतलब अपना ट्रीटेबल जो फंक्शन है वो परफॉर्म करे। ठीक है, अच्छा, जो GLP-1 है उसमें से 2 टाइप ऑफ ड्रग है, एक है एक्जिनेटाइड और दूसरा है लिराग्लोटाइड। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पेरेंटल ड्रग्स में जो ड्रग्स मौजूद है तो उसमें 2 टाइप ऑफ ड्रग है, एक है इंसुलिन और दूसरा है GLP-1। ठीक है, ये रिमेंबर रखने हैं। अब हम आते हैं ओरल ड्रग की तरफ। ओरल ड्रग जो है ना, ये वो ड्रग होते हैं जो कि हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। तो ओरली ड्रग में हमारे साथ मौजूद है फर्स्ट वन क्या है, सल्पोनाइल यूरियस है। सल्पोनाइल यूरियस जो है ना, ये एक्चुअली एंटीबायोटिक्स है। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि डॉग्स में फीवर आया था, जो कि टाइफाइड फीवर था। ठीक है, तो उस दौरान जब डॉग्स में टाइफाइड फीवर आया था तो कुछ साइंटिस्ट उसने सल्पोनाइल यूरिया को यूज़ किया उस दौरान, और जब वो उन ड्रग्स को देखा तो उसमें से हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया था। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो गया, क्योंकि इस ड्रग में ये एबिलिटी है कि ये जो हाइपरग्लाइसीमिया है या जो ग्लूकोज ज़्यादा लेवल है उसको कम करे। ठीक है, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बताया कि ये जो सल्पोनाइल यूरिया है ये हम हाइपरग्लाइसेमिक जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो कि हाइपरग्लाइसेमिक है, यानी उसमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो उस दौरान हम ये यूज़ कर सकते हैं इज़ आ हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, यानी इसके साथ हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो एज आ एंटी डायबिटिक ड्रग ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी स्टोरी ये है कि ये डॉग्स से, मतलब डॉग्स में जो टाइफाइड फीवर हो गया था तो इसके लिए इस एंटीबायोटिक को एंटर किया। जब इस एंटीबायोटिक यूज़ किया तो उस दौरान उसको पता चला कि डॉग्स में हाइपोग्लाइसीमिया हो गए हैं, यानी जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो सल्पोनाइल यूरिया है वो ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। अच्छा, दूसरा हमारे साथ जो ड्रग है वो है इसमें से कुछ ड्रग्स है जो कि आप लोग देख सकते हैं, और ये ड्रग वो ड्रग्स है जो कि स्लो ऑनसेट एक्शन है, यानी इसका एक्शन जो है ना वो स्लो होता है। ठीक है, तो इसमें जो ड्रग मौजूद है वो है टलबुटामाइड, क्लोरोप्रोपामाइड, टोलाजामाइड, ग्लाइफ्राइड एंड गिलीफिजाइड्स। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स है जो कि सल्पोनाइल यूरियस में मौजूद है, और ये हमारे साथ ओरल एंटीबायोटिक्स है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स है जो कि स्लो ऑनसेट है एंड इसको इजाद किया है डॉग के ज़रिए से। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हो गया है एंटी डायबिटिक्स में, जो कि ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं, तो उसमें है मिगलिना
मिगलिटिनाइड्स जो है ना ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि फास्ट रिपीट एक्शन इसका होता है, और इसमें से जो ड्रग्स 2 टाइप ऑफ ड्रग्स है वो है रिपग्लानाइड्स एंड निटाग्लानाइड्स। अच्छा, फिर तीसरा जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो है बिक्विनेट को हम ग्लूकोपेज भी कह सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब डायबिटिक पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यानी उसको पहली बार जब डायबिटीज़ हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास चलता है और डॉक्टर उसका जो डायबिटिक टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है, ये डायबिटिक पेशेंट है। तो उस दौरान डॉक्टर क्या करता है कि उसको रिकमेंड करती है मेटफॉर्मिन और ग्लूकोपेज, ताकि उसके बॉडी में जो इंटरनल हो रही है ग्लूकोज यानी जो वो ग्लूकोज खाता है, जो शुगर खाता है, ठीक है, जितनी भी शुगर उसके बॉडी में इंटर हो रहा है तो वो डायरेक्ट ही रिलीज हो जाए, ठीक है, बॉडी से डायरेक्ट ही। ये मेटाफॉर्मिन या ग्लूकोपेज या बिक्विनेट का ये फंक्शन होता है कि ये बॉडी से जो ग्लूकोज आप एंटर करते हैं तो ये बॉडी से डायरेक्ट उसको निकाल देती है, यानी बॉडी में इसका कोई फंक्शन फिर और नहीं होता इस ग्लूकोज का, ठीक है, ये बॉडी में जमा नहीं हो जाते बल्कि डायरेक्ट ही बॉडी से निकाल देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट चलता है डायबिटिक पेशेंट हो तो उसको रिकमेंड करते हैं कि आप लोग यूज़ करें जो ग्लूकोपेज है या मेटफॉर्मिन है या बिक्विनेट है जी, ठीक है। और ये 250 mg पहले देता है, फिर उसके बाद 500, उसके बाद फिर अगर पेशेंट जो है ना उसकी रिकवरी नहीं हो रहा है तो इस तरह से उसमें तकरीबन 1200 ग्राम तक मौजूद है टैबलेट्स, ठीक है, तो उस तक पे देते हैं। फिर उसके बाद अगर उसका कोई भी मतलब रिकवरी नहीं हो रहा है और उसका जो शुगर लेवल है और भी ज़्यादा हो रहा है तो उस दौरान फिर दूसरे ड्रग यानी इसके साथ साथ बिक्विनेट के साथ साथ मैक्रोपेज के साथ साथ दूसरा ड्रग ऐड करते हैं जो कि हमारे साथ एंटी डायबिटिक होता है, ठीक है, और उसको रिकमेंड करता है ताकि ये जो डायबिटिक पेशेंट है ये स्टेबल रहे, यानी उसकी डायबिटीज़ जो है ना वो मैनेज हो जाए। अच्छा, और ये जो ग्लूकोपेज होती है इसका फंक्शन और क्या होता है कि ये हमारे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को किस तरह से इंक्रीज़ करते हैं तो ये हमने डिटेल के साथ नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिटेल के साथ पढ़ा है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल के साथ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि किस तरह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो है ना वो है टायाजुलिडीन डाइंस। तो ये इसमें 2 टाइप ऑफ ड्रग्स मौजूद है, ठीक है, और वो कौन कौन से है और इसका बहुत सारा डिटेल के साथ ये स्लाइड्स में आ रहे हैं। ये जो है ना ये हमारे साथ किस फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे जो कि आगे आ रहा है, ठीक है। और इसमें से जो 2 ड्रग्स है वो आप लोग देख सकते हैं, रोज़ीग्लाइटाज़ोन है एंड पायोग्लाइटाज़ोन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो है ना वो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जो है ना ये वो ड्रग होते हैं जो कि हमारे साथ फूड मॉलिक्यूल को यानी जो कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होता है इसको कन्वर्ट कर देती है मोनो मॉलिक्यूल में, ठीक है, यानी जो फूलीमर्स होते हैं या फूलीसेकेराइड्स होते हैं उसको मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, यानी सिंपल ग्लूकोज लेवल में इसको कन्वर्ट कर देती है। और इसमें जो ड्रग मौजूद है वो है इकार्बोज एंड मिग्लिटोल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है डाइफिप्टाइडाइल 50-4 इनहिबिटर। जो डाइफिप्टाइडाइल इसको हम क्या कहते हैं DPP4 भी कह सकते हैं। इसमें से जो ड्रग मौजूद है तो वो है सिटाग्लिप्टिन, सिक्साग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन। और नेक्स्ट हमारे साथ है SGLT2। ये हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया है कि इसमें से कौन कौन से ड्रग्स मौजूद है और ये किस तरह से फंक्शन करता है। तो उसमें से ये ड्रग मौजूद है केनाग्लिप्लोजाइन, इफ्राग्लिप्लोजीन एंड डिपाग्लिप्लोजीन, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अगर इसके प्रिपरेशन में कुछ मिस्टेक है तो सॉरी फॉर देट, आप लोग ठीक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हमारे साथ है सल्फोनाइल एनहेंस इंसुलिन सिक्रीशन, जो कि इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देती है, ठीक है, यानी जो इंसुलिन ये जो हमने जितने भी स्लाइड्स पढ़े, जो जितने भी ड्रग हमने पढ़े तो ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ज़्यादा कर देती है। अब इंसुलिन किस तरह से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इंसुलिन की सिक्रीशन जो ड्रग ज़्यादा कर देते हैं तो उसमें से हमारे साथ जो ड्रग मौजूद है उसको हम कहते हैं सेक्टोगेगस
सेट्राटोगेगस वो ड्रग्स होते हैं जो कि इंसुलिन की इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देती है। और उसमें से जो फर्स्ट वन ड्रग है वो है सल्फोनाइल यूरिया जो हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया, ठीक है। तो उसमें से जो फर्स्ट जनरेशन है वो है टोल्बोटामाइड जो है ना, इसका फंक्शन ये होता है कि ये इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देती है, ठीक है। एंड सेकेंड जनरेशन में जो ड्रग मौजूद है वो है ग्लिपिनक्लेमाइड्स या ग्लिपिजाइड्स, ठीक है। तो ये भी इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देती है। नेक्स्ट हमारे साथ है मेग्लेटिनाइड्स, ये हम डिस्कस करेंगे, नीचे स्लाइड्स में आ रहे हैं, ठीक है। एंड GLP-1, ठीक है, ये भी है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी मौजूद है और ओरली भी हम दे सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे साथ है DPP-4 इनहिबिटर जो कि डाईपेप्टिडेज एंजाइम्स है, ठीक है, उसको कौन इनहिबिट कर देती है, कौन से ड्रग मौजूद है, ये भी हमारे साथ नीचे स्लाइड्स में आ रहे हैं, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन सेंसिटाइजर। अब इंसुलिन सेंसिटाइजर में जो है ना वो 2 ड्रग मौजूद है, एक है बिक्विनेट जिसको हम मैक्रोपेज भी कह सकते हैं एंड मेटाफॉर्मिन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ जिस फॉर्म में आता है तो उसको हम मैक्रोपेज भी कह सकते हैं। एंड दूसरा जो हमारे साथ है वो है मेटाफॉर्मिन, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। और ये क्या कर देती है, यानी इंसुलिन को सेंसिटाइज बना देती है, इंसुलिन की सेंसिटाइजेशन को ज़्यादा कर देती है, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। अच्छा, और दूसरा जो ड्रग है वो है इसको हम PPAR अल्फा एक्टिवेटर भी कह सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल सा नाम है, टायाजुलिडाइंस, ठीक है। और इसमें से जो ड्रग मौजूद है वो है पेग्लिटाजोन, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये हमारे साथ इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ज़्यादा कर देती है। अब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसको हम मिस्कुलिनियस ड्रग्स कहते हैं। मिस्कुलिनियस इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ना तो ये सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है इंसुलिन के और ना ही ये इंक्रीज़ कर देती है सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की, ठीक है। तो इस ड्रग्स को हम क्या कह देते हैं, मिस्कुलिनियस ड्रग कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, अच्छा, रिड्यूसिंग रेनल ट्यूबुलर ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन, प्रोड्यूसिंग अ रिडक्शन इन ब्लड ग्लूकोज विदाउट स्टिमुलाइजिंग इंसुलिन रिलीज, ठीक है। इसका फंक्शन ये होता है और इसको हम इसलिए मिस्कुलिनियस कहते हैं क्योंकि इसका नो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन होता है, ना ही ये सेंसिटाइजर को बढ़ा देती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिस्कुलिनियस ड्रग्स, ठीक है, या मिस्कुलिनियस एंटी डायबिटिक ड्रग्स। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर इसमें से है और दूसरा जो हमारे साथ है वो है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है। अब आते हैं इंसुलिन की तरफ। व्हाट इज़ इंसुलिन? इंसुलिन को हमने इतना डिस्कस किया कि इंसुलिन को बढ़ाना क्या है, इंसुलिन को बढ़ाना चाहिए, इंसुलिन की सिक्रीशन करना चाहिए, इंसुलिन को क्या करना चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। अब इंसुलिन है क्या, ठीक है। अब इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाटिक आइसलेट। हमारे पास ह्यूमन बॉडी में एक पेनक्रियास होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पेनक्रियास में जो है ना अल्फा बीटा डेल्टा ये सारे सेल्स मौजूद होते हैं। इसमें जो बीटा सेल्स होते हैं उससे एक टाइप ऑफ सिक्रीशन होती है जो कि पेप्टाइड हार्मोन होते हैं और उस पेप्टाइड हार्मोन को हम कहते हैं कि ये हमारे साथ इंसुलिन है। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं तो उसको सेल में अंदर कर देते हैं। दूसरा ये कि जितने भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज है अगर उसकी हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो इंसुलिन का फंक्शन ये होता है कि ये बॉडी से रिलीज़ कर देती है, इसको निकाल देती है अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो गई है, ठीक है। और बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है उसको मैनेज कर देती है, ठीक है। अगर इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई तो हमारे बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है। अगर इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं होती तो हमारे बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में और इंसुलिन होती है और सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन होती है तो तब हमारे बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, यानी ग्लूकोज लेवल कम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जब हम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं तो उसकी यूनिट्स को देखते हैं, उसके अपने यूनिट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर हमने ज़्यादा यूनिट में इंसुलिन इंजेक्ट किया तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जा सकता है। तो इस वजह से हम बहुत एहतियात के साथ उसको यूज़ करते हैं। इट इज़ अ प्रोटीन कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड। आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ये कौन से प्रोटीन होते हैं जिसमें 51 अमाइनो एसिड, यानी 51 अमाइनो एसिड जिस प्रोटीन में प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं इंसुलिन। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है।
इंसुलिन सिक्रीशन जैसे कि हमने बताया कि कहाँ से होता है, पेनक्रियास में एक टाइप ऑफ सेल होते हैं जिसको हम बीटा सेल्स कहते हैं, ठीक है। और उसके रिस्पांस में, बीटा सेल के रिस्पांस में हमारे साथ जो सिक्रीशन होती है उसको हम कहते हैं इंसुलिन। स्पेशली ग्लूकोज एंड इंक्रीटिन हार्मोन, और इंक्रीटिन एंड ग्लूकोज भी इससे सिक्रीट होते हैं, ठीक है। और ये जो इंसुलिन है ये किसके रिस्पांस में प्रोड्यूस होते हैं, ये ग्लूकोज एंड इंक्रीटिन हार्मोन के रिस्पांस में प्रोड्यूस होते हैं। इंक्रीटिन हार्मोन जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि ये कहाँ पे पाए होते हैं। तो मैं दोबारा से आप लोगों को एक रिव्यू दे दूँ कि इंक्रीटिन हार्मोन जो है ना, ये हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइन होती है उसकी विलाई में मौजूद होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन में छोटी छोटी विलाई प्रेजेंट होते हैं। जब हम खुराक करते हैं तो उस खुराक के रिस्पांस में उस विलाई से एक सिक्रीशन होती है और उस सिक्रीशन को हम कहते हैं इंक्रीटिन हार्मोन, ठीक है। तो जो इंक्रीटिन हार्मोन हो गए या ग्लूकोज हो गए, इसके रिस्पांस में फिर क्या सिक्रीट होते हैं, इंसुलिन सिक्रीशन होती है। बेसल इंसुलिन वैल्यू जो है ना वो 30 to 90 मोल पर लीटर है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि नॉर्मल बॉडी में जो इंसुलिन वैल्यू है वो कितना है, 30 to 90 मोल पर लीटर है, और पाउंड इन नॉर्मल ह्यूमंस। इंसुलिन सिक्रीशन में फर्दर क्या है कि इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाटिक बीटा सेल इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में, और दूसरा हमारे साथ जो इंक्रीटिन हार्मोन्स होते हैं उसके रिस्पॉन्स में ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और इंक्रीटिन हार्मोन का ये जो सारा किस्सा है ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है, बार बार बता रही हूँ, आप लोग वो देख सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन पेनक्रियास। अब वो पेनक्रियास की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हुए हैं, तो पेनक्रियास में 2 टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन सेल्स, जो कि हमारे साथ सराउंड स्मॉल डक्ट होते हैं, ठीक है। स्मॉल डक्ट्स जो है ना उसकी सराउंड एक्सोक्राइन जो एसिनार ड्रग सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं तो वो सिक्रीट होते हैं कहाँ पे, कैपिलरी के साथ। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ क्या है, एक्सोक्राइन सेल्स है, ठीक है। ये एक्सोक्राइन सेल्स है, यहाँ पे वो उसकी सिक्रीशन हो जाते हैं और ये हमारे इस सारे डक्ट से सराउंड हो जाते हैं, ठीक है। जबकि एंडोक्राइन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, जो कैपिलरीज होते हैं इसके नियर ये सिक्रीट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सेल्स। सेल टाइप्स इन द पेनक्रियाटिक आइसोलेट। अब जो पेनक्रियास होता है उसमें से कौन कौन से सेल टाइप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं। तो हमारे पेनक्रियास में 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। एक्चुअली होते तो 3 टाइप्स है, लेकिन 2 टाइप्स जो है ना वो ज़्यादा मिकदार में होते हैं, ठीक है। अल्फा सेल्स जो है ना वो 20% प्रोड्यूस कर देती है ग्लूकागॉन को, ठीक है। बीटा सेल्स जो है ना ये 70% प्रोड्यूस कर देती है इंसुलिन को, और जो डेल्टा सेल्स है वो सोमेटोस्टैटिन को 5% इंक्रीज कर देती है, प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखने हैं कि जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस कर देती है और 20% प्रोड्यूस कर देती है। बीटा सेल जो है ना वो इंसुलिन को, एंड डेल्टा सेल जो है ना वो सोमेटोस्टैटिन को, ठीक है। डेली पेनक्रियाटिक प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड द एडल्ट इंडिविजुअल आर अप्रोक्सीमेटली 50 यूनिट्स। जो डेली यानी एक बंदा है, एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, और उसका जो डेली सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन होती है पेनक्रियाटिक से, ठीक है, पेनक्रियास से जो डेली सिक्रीशन होती है या प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होती है तो कितनी यूनिट्स है, 50 यूनिट्स है। अगर उसका 50 यूनिट्स सही तरीके से प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। इंसुलिन डिस्कवरी। स्टूडेंट्स, इंसुलिन डिस्कवरी किस तरह से हुई थी? 19th सेंचुरी की बात करते हैं। 19th सेंचुरी में ऐसा होता था कि ज़्यादातर जो बच्चे होते थे उनमें से बहुत सारा हाइपरग्लाइसेमिक हो गया था, डायबिटिक हो गया था, और वो 2-3 दिन बाद वो मर जाते थे, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसके लिए क्या ट्रीटेबल है, ठीक है। तो वो क्या कर देते हैं, और उन लोगों को पता भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है, उन लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि इंसुलिन क्या होते हैं, बीटा सेल्स क्या होते हैं, पेनक्रियास क्या होते हैं, ठीक है। बाद में 1921 में क्या हुआ कि 2 बंदे आए, एक था बेंटिंग और दूसरा था बेस्ट, ठीक है। तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने ऐसा किया कि एक डॉग को उठाया, डॉग से पेनक्रियास को रिमूव किया और डॉग को जिंदा रखा, ठीक है। डॉग को ज़िंदा रख के उसने पेनक्रियास को जब रिमूव किया तो उस दौरान 2-3 दिन बाद जब देखा तो डॉग में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो गई थी, यानी ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। जब उसको देखा कि इसमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब ये है कि पेनक्रियास में कुछ ऐसी चीज़ मौजूद होता है जो कि इस ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर देती है, मैनेज कर देती है।
और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बीटा सेल्स में से इसको सिक्रीशन होती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इन लोगों ने इंसुलिन को इजाद किया। इंसुलिन जो है ना, उन लोगों ने इंसुलिन से एक इंजेक्शन भर दिया, ठीक है। इंजेक्शन जब भर दिया तो इन लोगों ने इंसुलिन एडमिनिस्टर किया उस डॉग में। जब इंसुलिन को एडमिनिस्टर किया तो देखा कि डॉग में जो हाइपरग्लाइसीमिया था वो अब मैनेज होती जा रही है और लास्ट में ऐसा हो गया कि वो हाइपोग्लाइसेमिक हो गया, यानी हाइपर से हाइपो में आ गया, क्योंकि इन लोगों ने इंसुलिन के मकदार ज़्यादा डाली थी, ठीक है, यूनिट ज़्यादा डाली थी। फिर वहाँ पे ऐसा हुआ कि इन लोगों ने डिमोन्स्ट्रेट किया कि ये जो इंसुलिन होती है ये पेनक्रियास से सिक्रीट होती है, और जिसको भी इंसुलिन की कमी आ जाए या उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाए या उसकी सिक्रीशन कम हो जाए तो उस दौरान क्या हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है, यानी ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाती है और पेशेंट जो है ना वो डायबिटिक हो जाता है। इन लोगों ने इंसुलिन डिस्कवर किया और इंसुलिन के कुछ बॉटल्स बनाए इंजेक्शन पम्प में, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ये क्या किया, फिर इन लोगों ने बहुत सारा इंसुलिन बनाया और उसके बाद इंसुलिन का ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अभी भी इंसुलिन जो है ना उसकी मॉडर्न फॉर्म आ रहे हैं जो कि बहुत इजी बन गया है, ठीक है, और हर कोई जो है ना जितने भी डायबिटिक 1 है, जिसको हम डायबिटिक ए भी कह सकते हैं, वो लोग ज़्यादातर ये इंसुलिन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, वही स्टोरी है, दोबारा से यहाँ पे बताया है, बिल्कुल वही फॉर्म में है और आप लोग फर्दर ये भी रीड कर सकते हैं। अच्छा, मैकेनिज़्म ऑफ इंसुलिन जो है ना बिल्कुल वही है कि क्या हो जाता है जब हम ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है और जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाए तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में इंसुलिन एंटर नहीं होता। जब ये एंटर नहीं होता तो ग्लूकोज जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं और जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाते हैं तो पेशेंट जो है ना वो डायबिटिक बन जाता है, ठीक है। अगर इंसुलिन की ये जो पाथवे है या जो रिसेप्टर है या जो सेंसिटिविटी है वो बिल्कुल ठीक हो तो ये इंसुलिन एंटर हो जाते हैं सेल्स में और वहाँ पे जितनी भी ग्लाइसीमिया है या जितनी भी ग्लूकोज लेवल है उसको नॉर्मल कर देती है और ये इफेक्ट डालती है कि जो मतलब पेशेंट में जो या जो बंदे में जो इंसुलिन ग्लूकोज लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब इंसुलिन की क्या इफ़ेक्ट होती है लीवर में या मसल्स में या एडिपोज टिश्यूज़ में, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे साथ लीवर में जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उसको इनहिबिट कर देती है, ठीक है, उस पर इफेक्ट डालती है, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस पे इफेक्ट डालती है। ये सब किस चीज़ को कहते हैं, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे कि व्हाट इज़ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजन, ये किस चीज़ को हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ग्लाइकोजन को क्या कर देती है, उसको प्रमोट कर देती है, उसकी सिंथेसाइज कर देती है, यानी उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। इंक्रीज ट्राइग्लाइसराइड, जो ग्लाइसराइड है उसको इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। मसल्स पे इसका क्या इफेक्ट होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कर देती है, ठीक है। दूसरा ये कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस कर देती है एंड जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस है वो भी इंक्रीज़ कर देती है। अच्छा, एडिपोज टिश्यूज़ में इसका क्या काम है कि ये लिपोजेनेसिस कर देती है, यानी जो लिपिड की बनना है वो प्रमोट कर देती है, ठीक है। फैट स्टोरेज कर देती है एंड इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक्स, और जितनी भी ग्लूकोज अपटेक है उसको इंक्रीज़ कर देती है। वही फंक्शन है, दोबारा से बता रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जो एडिपोज टिश्यूज़ में इंसुलिन का फंक्शन है तो वो ये इसका मतलब ये है कि इंक्रीज़ ग्लूकोज अपटेक, ठीक है, लाइकोजेनेसिस इंक्रीज एंड लिपोलाइसिस जो है ना वो कम कर देते हैं। अब स्टेरॉयड मसल्स की तरफ आते हैं। तो स्टेरॉयड मसल में ऐसा होता है कि ग्लूकोज को भी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन को भी और प्रोटीन सब कुछ ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, जबकि लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस को कम कर देती है, बाकी दो फंक्शन को ज़्यादा कर देती है। वेरियस इंसुलिन प्रिपरेशन के लिए आप लोग डिटेल के लिए लेपोरापन कार्ड की ये कुछ टॉपिक्स से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ है एडवर्स रिएक्शन टू इंसुलिन। एडवर्स रिएक्शन क्या हो सकते हैं इंसुलिन को, अगर हम इंसुलिन एडमिनिस्टर करें तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो साइड इफ़ेक्ट्स है तो वो दो है, एक है हाइपोग्लाइसीमिया और दूसरा है वेट गेन। हाइपोग्लाइसीमिया किस तरह से हो सकती है उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन वेट गेन जो है ना, जब हम इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं तो उस दौरान हमारी जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाती है, उसको ये जो
उसकी जो मतलब रिडक्शन है या उसकी जो सिक्रीशन है या उसकी जो एक्सक्रीशन है बॉडी से, तो वो इंसुलिन का फंक्शन है वो कर देती है, ठीक है। तो बंदा और भी खुराक खाता है फिर, और इसी तरह से बंदे की जो वेट है वो गेन हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट थे उसको क्या देते हैं, फिर ग्लूकोपेज देते हैं, ताकि जो वेट गेन है वो दोबारा से लॉस हो जाए, ठीक है। तो इंसुलिन के साथ साथ उसको वेट लॉस के लिए इंसुलिन भी ग्लूकोपेज भी दे देते हैं। अच्छा, अब हाइपोग्लाइसीमिया की बात करते हैं। तो जब हम इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं और हमें पता नहीं होता कि इसके लिए कितने यूनिट देने हैं, ठीक है, और हम डायरेक्ट ही उसको एडमिनिस्टर करते हैं, यूनिट ज़्यादा एडमिनिस्टर करते हैं, यानी अनइंटेंशनली हमने लार्ज डोज लिया है, ठीक है, हमें पता नहीं है कि कितना डोज देना है और हमने लार्ज डोज एडमिनिस्टर किया। तो उस दौरान क्या होगा, पेशेंट की जो मतलब जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हमने ज़्यादा इंसुलिन एडमिनिस्टर किया। और जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाती है, तो उसकी साइन एंड सिम्टम क्या होगी, पल्पेशन हो सकती है, ट्रिमर्स हो सकती है, डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, सर में दर्द होना, बिहेवियर चेंजेस, उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, यानी वो उसको थकावट वगैरह महसूस हो जाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा काम करने के लायक नहीं हो जाएगा, वो चलता फिरता नहीं होगा, उसकी हाथ जो है ना उसमें भी पल्पेशन वगैरह आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब हमारे साथ साइन एंड सिम्टम है हाइपोग्लाइसीमिया की। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जितने डोज में इंसुलिन देना है बिल्कुल वही डोज देना है, आपने ज़्यादा डोज नहीं देना है, वरना पेशेंट शॉक में चला जा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जा सकता है। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गई है तो तब हम क्या करेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया जो है ना ये भी एक सीरियस कंडीशन है, ठीक है। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, फिर ग्लूकोज को दे देते हैं, ओरली हम ग्लूकोज दे देते हैं। अगर ओरली पेशेंट ठीक नहीं हो जाता तो वो हम आईवी पे फिर सीवियर केसेस में आईवी डायरेक्ट ही लगा देते हैं ग्लूकोज को, ताकि जल्दी जल्दी से उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा हो जाए और दोबारा से पेशेंट जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। रिवर्स द सिम्टम रैपिडली, और दोबारा से उसकी सिम्टम जो है ना वो दोबारा से रैपिडली ठीक हो जाए, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो इंसुलिन था वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फर्दर इस पर डिटेल के साथ और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।